शिवपुर का वो थाना दिन में भी भारी लगता था, लेकिन आधी रात के बाद उसका रंग और भी गहरा हो जाता था। जैसे दीवारों में धुआं नहीं, डर जमा हो। बाहर सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ी की हेडलाइटें फिसलतीं, भीतर पीली बत्तियों की कांपती रोशनी में पंखा चरमराता और फाइलों की सड़ी हुई गंध हवा में तैरती रहती। लोग कहते थे, थाना इंसाफ की चौखट है, मगर उस चौखट पर कदम रखते ही बहुतों के गले से आवाज गायब हो जाती थी, औरतों की तो खासकर, क्योंकि उन्हें मालूम था घर का जुल्म अलग होता है, लेकिन थाने के भीतर बैठा जुल्म कानून की शक्ल पहन लेता है। उसी कमरे में, उसी बड़ी मेज के पीछे, रात की ड्यूटी पर बैठा था दरोगा राघव प्रताप 40 के पार। गठीला शरीर, मोटी मूंछें, आंखों में ऐसी चमक जैसे हर आने वाला उसकी जेब में रखा कागज नहीं, उसकी मर्जी का शिकार हो। वर्दी उसके कंधों पर किसी सम्मान की तरह नहीं, किसी ढाल की तरह टिकी रहती थी, ढाल जिसके पीछे आदमी का असली चेहरा छिप जाता है। बाहर बैठा कांस्टेबल रामू ऊँघ रहा था, हवलदार शंकर चाय की बची हुई कप में चीनी घोल रहा था, और टेबल के कोने पर रखा पुराना रेडियो धीमी आवाज में बेसुरा गीत बजा रहा था। राघव ने पैर फैलाकर कुर्सी पीछे खिसकाई, जैसे पूरी इमारत उसकी जागीर हो। अबे, ये कंप्लेन की रजिस्टर कहाँ है? उसने बिना देखे ही गरज कर पूछा। शंकर घबराकर उठा। साहब, यहीं है। बस पन्ने, बहाने मत बना। राघव ने मेज थपथपाई। मेरा टाइम खराब मत कर। यहां हर चीज टाइम से चलती थी, पर कानून नहीं, राघव की मर्जी। दिन में लोग लाइन लगाते, रात में लोग डरते, और बीच बीच में कुछ ऐसे चेहरे आते जो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। कई बार राघव को किसी महिला का नाम जानने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वह बस उसके हाथों की चूड़ियां, माथे की बिंदी और आंखों की झुकी हुई रेखा देखकर समझ जाता कि ये शादीशुदा है, अकेली है, फंसी है। और फिर वह वही करता था जो उसने सालों से करना सीख लिया था। मदद का लालच, शिकायत का डर और बदनामी की धमकी। उस रात भी शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी। करीब 12:35 पर चौकी के बाहर खड़ी टूटी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो अपने बेटे की जमानत के लिए गिड़गिड़ा रहा था। राघव ने उसे अंदर बुलाया, 2 सवाल पूछे, और जेब से पैसे न दिखते ही फाइल बंद कर दी। कल आना, उसने ऐसे कहा जैसे कल भी उसके पास कोई जवाब होगा। बूढ़े की आंखों में अपमान उतर आया, मगर वह कुछ बोल न सका। फिर एक युवक आया मोहल्ले की मारपीट की रिपोर्ट लिखवाने। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू भी वही है ना, जो सोशल मीडिया पर ज्ञान देता है? युवक का चेहरा लाल हो गया। राघव ने हल्की हंसी के साथ उसे बाहर कर दिया। थाने में इंसाफ किसी तराजू पर नहीं, राघव की नजरों पर तौला जाता था। आधी रात बीतने लगी तो आम तौर पर सब कुछ सुस्त हो जाता, लेकिन उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई तो हवा में जैसे बिजली दौड़ गई। कांस्टेबल रामू ने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, पूरा लाल जोड़ा, सिर पर घूंघट, हाथों में चूड़ियां, पैरों में भारी पायल, बिल्कुल नई दुल्हन जैसी। उसकी देह हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे वह ठंड से नहीं, किसी अंदरूनी डर से कांप रही हो। रामू ने पल भर सोचा कि ये कोई मजाक है या किसी शादी का झगड़ा। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, बहन जी, इस वक्त क्या बात है? घूंघट के भीतर से बहुत हल्की, बहुत दबाई हुई आवाज आई, शिकायत लिखवानी है, साहब से मिलना है। थाने की दहलीज पर शिकायत शब्द बोलना आसान नहीं होता, खासकर रात में, खासकर दुल्हन के जोड़े में। रामू ने इशारा किया, अंदर, दरोगा जी हैं। वह औरत एक कदम आगे बढ़ी तो उसकी चूड़ियां टकराईं, जैसे खुद भी डर की आवाज निकाल रही हों। कमरे के भीतर राघव ने बाहर की हलचल सुनी और अपनी मूंछ पर उंगली फेरकर ठंडा सा मुस्कुराया। कौन है? रामू ने झिझकते हुए कहा। साहब, एक दुल्हन आई है, कह रही है शिकायत। राघव की आंखों में चमक और तेज हो गई। दुल्हन? उसने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, भेज अंदर। रामू ने दरवाजा खोलकर उस औरत को अंदर जाने दिया। वह बहुत धीरे चली, जैसे हर कदम सोच समझकर रख रही हो। घूंघट इतना ढक्का था कि चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, बस नाक की हल्की रेखा और होंठों की कंपकंपी दिख रही थी। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोला,
अरे अरे, नई नवेली दुल्हन, आधी रात को थाने। उसने आवाज में मिठास घोली, वो मिठास जो सच में शहद नहीं, जाल होती है। बताइए, क्या मदद चाहिए? औरत ने घूंघट के भीतर से सांस खींची। ससुराल वाले परेशान करते हैं, पति भी बहुत बोलते हैं। मैं डर गई। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें एक अजीब सी स्थिरता भी थी, जैसे वह चाहती हो कि शब्द बिल्कुल वैसे ही निकलें जैसे उसने पहले से तय किया हो। राघव ने सिर हिलाया, मानो बड़ा दुख हुआ हो। अरे, ये तो बहुत गलत है। उसने दिखावटी चिंता की। दुल्हन को तो घर में देवी मानते हैं, लेकिन देखो, यहां थाने में हम सब हैं। हम तुम्हें बचा लेंगे। उसने बचा लेंगे शब्द पर खास जोर दिया, जैसे बचाने का मतलब कानून नहीं, खुद को बीच में लाना हो। फिर उसने कुर्सी से उठकर 2 कदम आगे बढ़ाए। कमरे में सिगरेट की पुरानी बदबू थी और राघव का परफ्यूम उसे ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने मेज के किनारे हाथ रखा और धीमे स्वर में बोला, नाम क्या है? औरत ने पल भर रुककर कहा, आरती। नाम बोलते हुए उसके होठों में हल्की सी हिचक थी, जैसे वह खुद उस नाम के भीतर कोई और पहचान छिपा रही हो। राघव ने नाम दोहराया, आरती, और फिर मुस्कुराया। अच्छा नाम है। तो आरती जी, बात यह है, थाने में शिकायत लिखवाना इतना आसान नहीं होता। लोग बातें बनाते हैं, ससुराल वाले बदनाम करते हैं, पति पलटकर और मारता है। समझी? औरत ने सिर झुका लिया। समझती हूं, लेकिन मैं क्या करूं? यही सवाल राघव सुनना चाहता था। उसने कुर्सी खींचकर और पास की, जैसे वह सलाह देने आया हो। देखो, उसने आवाज और धीमी कर दी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मामला यहीं दबा भी सकता हूं, और चाहो तो ऐसा सबक सिखा दूं कि तुम्हारा पति नाम लेते ही कांप जाए। लेकिन उसने लेकिन को अधूरा छोड़ दिया। औरत ने धीमे से पूछा, लेकिन? राघव की आंखें चमकीं। लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। यहां सब मेरे इशारे पर चलता है। मैं जो चाहूं वही हो। ये वही लाइन थी, वही तर्ज, वही थाने का सच, जिसे उसने दर्जनों औरतों के कान में फुसफुसाया था। फर्क बस इतना था कि आज सामने दुल्हन बैठी थी और रात थी। राघव ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर अचानक उठकर दरवाजा आधा बंद कर दिया। बाहर रामू ने आवाज सुनकर आंखें खोलीं, मगर कुछ कह न सका। अंदर राघव ने एक कुर्सी दुल्हन के लिए खींची। बैठो, आराम से बात करते हैं। दुल्हन ने कुर्सी छुई भी नहीं। वह खड़ी रही, जैसे बैठते ही उसकी ताकत कम हो जाएगी। उसने धीमे से कहा, साहब, मुझे बस रिपोर्ट लिखवा दीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती। राघव ने एक पल के लिए चेहरा सख्त किया, फिर से मुस्कान ओढ़ ली। अरे, रिपोर्ट तो लिखवा दूंगा, वह बोला, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम किसकी दुल्हन हो, कहाँ रहती हो, किस गली से आई हो? उसने सवाल ऐसे पूछे जैसे जानकारी नहीं, पकड़ चाहिए। दुल्हन की उंगलियां चूड़ियों के ऊपर कस गईं। मैं पास ही, उसने अस्पष्ट सा कहा। राघव ने आंखें सिकोड़ लीं। पास ही? ऐसे नहीं चलता। यहां कानून चलता है। और उसी कानून के नाम पर उसने कुर्सी के पीछे कदम बढ़ाकर उसके ओर नजदीक आना चाहा। दुल्हन के भीतर का डर बाहर आने लगा, लेकिन वह फिर भी भागी नहीं। उसने एक कदम पीछे लिया, बस इतना कि दूरी बनी रहे, और बहुत धीरे से बोली, साहब, आप मदद करेंगे ना? राघव ने वही पुराना अभिनय किया, क्यों नहीं, हम तो जनता के सेवक हैं। और फिर उसके शब्दों में झूठी सहानुभूति और घुली, लेकिन जनता भी तो समझदार होनी चाहिए। सेवा ऐसे ही नहीं मिलती। इस एक वाक्य के साथ कमरे का तापमान बदल गया। यह अब शिकायत का कमरा नहीं, सौदेबाजी का कमरा बन चुका था। दुल्हन की सांस तेज हुई, मगर उसकी आवाज अब भी नियंत्रित थी। तो क्या करना होगा? राघव के चेहरे पर वो घिनौनी संतुष्टि उतर आई, जो उसे हर बार मिलती थी जब किसी मजबूर औरत की जुबान से क्या करना होगा निकलता। उसने हाथ बढ़ाया, बहुत धीरे, बहुत चालाकी से, मानो बस घूंघट ठीक करना चाहता हो। बस थोड़ा भरोसा, उसने कहा। तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म। दुल्हन ने झटके से घूंघट और नीचे खींच लिया, जैसे अपनी पहचान को और छिपाना चाहती हो। और उसी क्षण उसकी चूड़ियां तेज आवाज में टकराईं। बाहर बैठे रामू का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि अंदर कुछ गलत हो रहा है।
लेकिन उसे यह भी मालूम था कि गलत हमेशा होता है, और गलत को रोकने का मतलब राघव का गुस्सा। थाने के भीतर कई लोग सालों से यही सीख चुके थे। चुप रहो, नौकरी बचाओ। दुल्हन ने बहुत धीमे स्वर में कहा, साहब, दरवाजा खुला रखिए। राघव ने हंसकर कहा, डर मत, यहां मैं हूं और यही मैं हूं। इस थाने की सबसे खतरनाक बात थी, राघव का भरोसा उसकी ताकत नहीं, उसका घमंड था। वह समझता था कि जो औरत रात में थाने आई है वह कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर समाज खड़ा है और अंदर वह। लेकिन उस रात, उस लाल जोड़े के भीतर खड़ी औरत के दिल में जो आग थी, वह किसी और की दुल्हन की आग नहीं थी। वह एक ऐसी औरत की आग थी जिसने तय कर लिया था कि अब यह हमेशा खत्म होगा। उसने आंखें झुकाए रखीं, आवाज कांपने दी और अपनी मजबूरी का ऐसा नकाब पहना कि राघव की शिकार वाली नजरें और भी बेपरवाह हो गईं। राघव ने धीमे धीमे उसकी तरफ और कदम बढ़ाए, जैसे वह जीत की तरफ बढ़ रहा हो, और कमरे के बाहर पंखे की चरमराहट तेज सुनाई देने लगी। क्योंकि अंदर जो होने वाला था वह सिर्फ एक और शिकायत नहीं थी, वह उस थाने की सड़ी हुई दीवारों के खिलाफ एक ऐसी टक्कर थी जिसका शोर सुबह तक पूरे शहर में गूंजने वाला था। रात का वह दृश्य थाने की दीवारों में कहीं अटक कर रह गया, लेकिन बाहर की दुनिया में उसी रात और भी कहानियां सांस ले रही थीं। कहानियां जो कभी दर्ज नहीं हुईं, कभी सुनी नहीं गईं, और धीरे धीरे औरतों की रगों में डर बनकर बहती रहीं। शिवपुर सिर्फ एक इलाका नहीं था, वह उन हजारों जगहों की तरह था जहां घर की देहरी से निकलकर थाने की देहरी तक पहुंचने वाली औरत हर कदम पर अपना साहस गिरवी रख देती है। दिन निकलते ही बाजार खुल जाते, सब्जियों की टोकरी सज जाती, स्कूल की घंटी बजती, लेकिन इन आवाजों के बीच कई औरतों के भीतर एक ऐसी चुप्पी रहती थी जो किसी शोर से नहीं टूटती। वही चुप्पी इस कहानी की दूसरी परत थी, वह परत जहां राघव प्रताप जैसे लोग सालों से पलते आए थे। मीना देवी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती थी, हाथ में पानी की बाल्टी, सिर पर दुपट्टा और आंखों में रात की अधूरी नींद। उसका पति रिक्शा चलाता था और शराब के नशे में अक्सर हाथ उठा देता। पड़ोस वाले कहते थे, सबके घर में होता है, सह लो। एक दिन जब मारपीट हद से बढ़ गई तो मीना ने पहली बार थाने जाने का सोचा। उसे याद था कि मां ने कहा था, पुलिस से डरना नहीं चाहिए। लेकिन जब वह शिवपुर थाने के दरवाजे पर पहुंची तो उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। भीतर बैठे राघव ने उसकी कहानी सुनी, फिर वही नजर, वही सवाल, वही मीठे शब्द, घर की बात घर में सुलझाओ। उसने कहा, पुलिस में आओगी तो बदनामी होगी। मीना समझ गई कि बदनामी से बचने का रास्ता वही नहीं है जो उसे दिखाया जा रहा है। वह सिर झुकाकर लौट आई। उस दिन के बाद से हर थप्पड़ उसे सिर्फ पति का नहीं, उस कमरे का भी लगता था जहां इंसाफ बिकता है। कविता शर्मा की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द वही। दो बच्चों की मां, सिलाई का छोटा सा काम और ससुराल में रोज की तानेबाजी। एक झगड़े के बाद वह थाने पहुंची, उम्मीद लेकर कि शायद कोई उसकी बात सुनेगा। राघव ने फाइल बंद की और कहा, अगर केस आगे बढ़ा तो तुम्हारे बच्चे भी बदनाम होंगे। कविता की आंखों में बच्चों का चेहरा घूम गया। उसने शिकायत वापस ले ली। घर लौटते वक्त उसे लगा जैसे उसने अपने बच्चों की सुरक्षा के बदले अपनी आवाज गिरवी रख दी हो। रात को जब बच्चे सो गए, कविता देर तक जागती रही, सोचती रही, क्या मां होना यही सिखाता है कि चुप रहो। पूजा वर्मा का दर्द सबसे ज्यादा खामोश था। उसका पति नौकरी पेशा था, बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन भीतर रिश्ते में घुटन थी। उसने एक बार हिम्मत जुटाकर थाने में कदम रखा। राघव ने उसकी फाइल उलटी पलटी और मुस्कुराकर बोला, ऐसे मामलों में समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी का मतलब उसने ऐसे समझाया कि पूजा के हाथ ठंडे पड़ गए। वह बिना कुछ कहे बाहर निकल आई। घर जाकर उसने आईने में खुद को देखा, उसी चेहरे पर डर, शर्म और गुस्सा एक साथ टिके थे। इन औरतों की कहानियां अलग अलग घरों में शुरू होती थीं, लेकिन थाने के उसी कमरे में आकर एक सी हो जाती थीं। कोई चीखता नहीं था, कोई हंगामा नहीं करता था। सब कुछ धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटता था, और इसी चुप्पी ने राघव को ताकत दी थी। वह जानता था कि समाज औरत से सवाल करता है, पुलिस से नहीं। उसी समाज में, उसी शहर में एक और औरत थी, अनन्या चौहान। लोग उसे डीएम कहते थे,
फाइलों पर उसका नाम चमकता था, मीटिंगों में उसकी आवाज ठोस लगती थी। लेकिन उस रात, जब उसे पहली बार ऐसी शिकायतें एक साथ मिलीं, वह सिर्फ अफसर नहीं रही। वह देर तक ऑफिस में बैठी रही। बाहर अंधेरा घिर आया और मेज पर रखे कागजों के बीच उसे कुछ ऐसा दिखा जो आंकड़ों में नहीं आता, डर। हर शिकायत अधूरी थी, हर बयान में हिचक थी, और हर औरत ने एक सा वाक्य बोला था, मैडम, नाम मत लिखिए। अनन्या को यह वाक्य सबसे ज्यादा चुभा। नाम लिखने से डर क्यों? उसने अपने स्टाफ से कहा कि इन औरतों को बुलाया जाए, अलग अलग, सुरक्षित तरीके से। मीना पहली बार किसी अफसर के सामने बैठी थी जिसने बीच में टोका नहीं, घड़ी नहीं देखी। अनन्या ने बस सुना। कविता बोलते बोलते रो पड़ी तो अनन्या ने पानी दिया, सवाल नहीं। पूजा ने जब चुप्पी साध ली तो अनन्या ने कहा, जो कहना चाहो अपने समय पर कहना। यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें समय दिया था। उन बैठकों के बाद अनन्या को नींद नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक दरोगा की कहानी नहीं है, यह उस आदत की कहानी है जो सालों से थानों में पनपती रही है। उसने सोचा, अगर वह कागजों के सहारे चलेगी तो यह मामला भी किसी फाइल में दब जाएगा, औरतें फिर चुप हो जाएंगी। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो चुप्पी को तोड़े। लेकिन यह आसान नहीं था। अफसर होना एक जिम्मेदारी है और औरत होना एक जोखिम। दोनों को एक साथ निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगले दिन अनन्या ने शहर का दौरा किया। बाजार, बस स्टैंड, स्कूल के बाहर हर जगह उसने वही चेहरे देखे जिन्हें वह कल ऑफिस में देख चुकी थी। फर्क बस इतना था कि यहां वे औरतें फिर से सामान्य लग रही थीं। हंसती, मोलभाव करती, बच्चों का हाथ थामे चलती। कोई नहीं जानता था कि उनके भीतर क्या चल रहा है। अनन्या को लगा जैसे पूरा शहर एक नकाब ओढ़े हुए है। उस शाम उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, डर तब सबसे खतरनाक होता है जब वह रोजमर्रा का हिस्सा बन जाए। उसी डायरी में उसने प्रॉपरा जानता था। एक और पंक्ति जोड़ी, अगर औरतें बोल नहीं पा रहीं तो शायद उन्हें ऐसा मौका चाहिए जहां बोलने की जरूरत ही न पड़े। यह विचार धीरे धीरे आकार लेने लगा। वह जानती थी कि राघव जैसे लोग तभी बेनकाब होते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला कमजोर है। ताकत के सामने वे सावधान रहते हैं, लेकिन मजबूरी के सामने बेपरवाह। अनन्या ने अपने दो भरोसेमंद अफसरों से बात की। उसने सीधे कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, अगर किसी को रंगे हाथ पकड़ना हो तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? जवाब घुमा फिरा कर आए। लेकिन एक बात साफ थी, सबूत चाहिए, और वह भी उसी जगह जहां अपराध होता है। रात को घर लौटकर अनन्या ने आईने में खुद को देखा। वर्दी नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, सिर्फ एक औरत का चेहरा था। वही चेहरा जो मीना, कविता और पूजा का था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पास सत्ता थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह इस सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ आदेश देने के लिए करेगी, या उस डर को समझने के लिए भी जो आदेशों से बाहर रहता है? बाहर गली में शादी का शोर था, बैंड की आवाज, पटाखों की गूंज और लाल जोड़े में घूमती दुल्हनें। अनन्या की नजर एक पल के लिए उन पर ठहर गई। समाज में दुल्हन को पवित्र माना जाता है, कमजोर भी। वही कमजोरी कई बार हथियार बन जाती है दूसरों के लिए। उसी पल उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। थाने का वही कमरा, वही मेज, और सामने एक ऐसी औरत जिसे कोई खतरा नहीं समझेगा। यह विचार डरावना था, लेकिन शायद यही जरूरी था। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने तैयारी शुरू की। बिना शोर, बिना आदेशों के उसने फाइलें मंगवाईं, पुराने मामलों को देखा, पैटर्न समझा। हर शिकायत के बीच वही खाली जगह थी सबूत की, और सबूत वहीं मिलेगा जहां अपराध होता है। उसने अपने स्टाफ से कहा कि पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, उनसे कुछ भी लिखित में न लिया जाए। यह उनका वक्त था, पहली बार किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। मीना ने घर आकर पति की मार के बावजूद पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस किया। कविता ने बच्चों को सीने से लगाकर सोचा कि शायद सच बोलने का दिन आएगा। पूजा ने चुपचाप एक बैग तैयार किया, जरूरत पड़े तो निकलने के लिए। इन छोटी छोटी तैयारियों के बीच अनन्या की तैयारी सबसे भारी थी। वह जानती थी कि जो करने जा रही है वह नियमों की किताब में नहीं लिखा,
लेकिन उसे यह भी मालूम था कि कुछ लड़ाइयां किताब से बाहर लड़ी जाती हैं। एक शाम उसने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, मैं उस कमरे में वही बनकर जाऊंगी जिसे वे हमेशा कमजोर समझते आए हैं। कल क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। बस इतना तय था कि यह कहानी अब सिर्फ पीड़ितों की नहीं रही, यह उस चुप्पी की कहानी बनने जा रही थी जो बहुत जल्द टूटने वाली थी। अनन्या चौहान ने जिस सुबह आंख खोली, वह किसी आम दिन जैसी नहीं थी। खिड़की के बाहर सूरज निकल रहा था, पर उसके भीतर रात बाकी थी। दिमाग में वही कमरे की तस्वीर घूम रही थी, शिवपुर थाना, पीली रोशनी, बंद दरवाजा और राघव प्रताप की वही आदत जो उसने बरसों से पाल रखी थी। यह अब सिर्फ सुनने या समझने का मामला नहीं रहा था। यह उस पल को पकड़ने का सवाल था जहां गलत होता हुआ दिखे, न कि बाद में हो चुका सुनाया जाए। अनन्या जानती थी कि कागज़, बयान और फाइलें अपनी जगह जरूरी हैं, मगर इस मामले में वे सब देर से आते हैं। जो कुछ होता है वह उन दीवारों के भीतर, उन पलों में होता है जब डर इंसान की आवाज छीन लेता है। और वही पल पकड़ना सबसे मुश्किल भी था। उसने अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई, छोटी, चुपचाप, बिना नोटिस के। दो भरोसेमंद अफसर आए, ऐसे लोग जिन्होंने सत्ता को नहीं, जिम्मेदारी को चुना था। अनन्या ने सीधे नाम नहीं लिया, सीधे आरोप नहीं लगाए। उसने बस पूछा, अगर कोई हर बार बच निकलता हो तो उसे रोकने का तरीका क्या है? कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर एक अफसर ने कहा, मैडम, वो तभी बेनकाब होगा जब उसे लगे कि सामने वाला कमजोर है। यही बात अनन्या के भीतर पहले से गूंज रही थी। ताकतवर लोग ताकत से नहीं डरते, वे मजबूरी से बेपरवाह हो जाते हैं। उसी बेपरवाही में वे गलती करते हैं। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन अनन्या का फैसला शुरू हो चुका था। उसने अपने स्टाफ से कहा कि किसी को भी इस योजना की भनक नहीं लगनी चाहिए। न लिखित आदेश, न आधिकारिक पत्र। यह सब सिस्टम के भीतर रहकर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सिस्टम की दरारों में ही यह गंदगी पनपी थी। शाम को वह घर लौटी तो अलमारी खोली, साड़ी, दुपट्टा, साधारण कपड़े, सब कुछ देखा। फिर उसने शादी के कपड़ों की एक दुकान का पता निकाला। यह कदम सबसे भारी था, क्योंकि इसके साथ सवाल जुड़े थे, क्या एक डीएम को ऐसा करना चाहिए? क्या यह जोखिम जायज है? लेकिन हर सवाल के सामने मीना, कविता और पूजा के चेहरे आ खड़े होते। वे सब भी तो हर दिन जोखिम में जी रही थीं, बिना किसी सुरक्षा के। अनन्या ने खुद से कहा, अगर कानून उन तक नहीं पहुंच पा रहा तो शायद कानून को उनके रास्ते जाना होगा। अगले 2 दिन उसने तैयारी में लगाए। उसने अपनी आवाज पर काम किया। कागजों में आदेश देने वाली आवाज नहीं, बल्कि हिचकती हुई, दबाई हुई आवाज। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी चाल बदली, तेज नहीं, आत्मविश्वासी नहीं, बल्कि थोड़ी झुकी हुई, जैसे हर कदम सोचकर रखा जा रहा हो। यह अभिनय नहीं था, यह उस डर को समझने की कोशिश थी जिसे वह अब तक बाहर से देखती आई थी। उसने अपने चेहरे से अफसर की सख्ती हटाने की कोशिश की, आंखों में वही अनिश्चितता उतारी जो किसी नई दुल्हन की होती है जब वह पहली बार अकेले बाहर निकलती है। हर अभ्यास के बाद वह थक जाती, जैसे किसी और की जिंदगी जी रही हो। रात को नींद कम आती, सपने ज्यादा। सपनों में वह कभी खुद को भूल जाती, कभी अचानक पहचान उजागर हो जाती। डर स्वाभाविक था, लेकिन उससे बड़ा था यह एहसास कि अगर वह पीछे हटी तो यह चुप्पी और लंबी हो जाएगी। तीसरे दिन उसने दुल्हन का जोड़ा मंगवाया, लाल रंग, भारी नहीं, लेकिन इतना कि कोई शक न करे। चूड़ियां, पायल, घूंघट, हर चीज चुनते वक्त उसके हाथ कांपे। ये वही चीजें थीं जिन्हें समाज पवित्र मानता है और जिन्हें कुछ लोग कमजोरी समझ लेते हैं। अनन्या ने आईने में खुद को देखा। सामने खड़ी औरत डीएम नहीं लग रही थी। वह सचमुच वही लग रही थी जिसे राघव जैसे लोग हर दिन देखते हैं, एक मजबूर, अकेली, चुप औरत। यह देखकर उसके भीतर अजीब सा दर्द उठा। उसने सोचा, अगर एक अफसर होकर यह रूप उसे असहज कर रहा है, तो जिन औरतों के पास लौटने के लिए कुर्सी और ताकत नहीं होती, वे क्या महसूस करती होंगी। उसी शाम उसने अंतिम निर्देश दिए, बिना लिखे, बिना दस्तावेज के। बाहर कुछ लोग निगरानी में रहेंगे, लेकिन अंदर कोई दखल नहीं होगा
जब तक तय संकेत न मिले। यह सबसे जोखिम भरा हिस्सा था। वह जानती थी कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह पल भर में असहाय हो सकती है। फिर भी उसने कहा, जल्दी मत करना। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, यह सच को पूरी तरह उजागर करने का मौका था। इधर शिवपुर थाने में राघव प्रताप अपनी ही दुनिया में था। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी आदतें किसी की डायरी में लिखी जा चुकी हैं, किसी की रातों की नींद बन चुकी हैं। उसके लिए यह सब रोजमर्रा का हिस्सा था। एक और शिकायत, एक और डर, एक और समझौता। वह यही समझता था कि उसने सिस्टम को समझ लिया है और सिस्टम उसी की तरह चलता है। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। जिस शाम अनन्या ने जाने का फैसला किया, शहर में शादी का मौसम अपने चरम पर था। सड़क पर बैंड, बाजे, रोशनी, हंसी, सब कुछ ऐसा था कि किसी दुल्हन का थाने पहुंचना भी अजीब नहीं लगता। उसने गाड़ी में बैठते वक्त आखिरी बार फोन देखा, फिर बंद कर दिया। अब वह अनन्या चौहान नहीं थी। अब वह वही बनने जा रही थी जिसे कोई सवाल नहीं करेगा। रास्ते में दिल की धड़कन तेज होती गई। हर मोड़ पर उसे लगता कि वह लौट सकती है, लेकिन हर मोड़ पर उसे याद आता कि लौटने का मतलब किसके लिए क्या होगा। गाड़ी थाने के पास रुकी। बाहर की रोशनी कम थी, भीतर वही पीली बत्तियां। उसने घूंघट ठीक किया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब जो होगा वही सच होगा। थाने के दरवाजे पर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि भीतर की हवा भारी है। यहां डर दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। उसने सिर झुकाकर अंदर प्रवेश किया। कोई उसे कमजोर समझेगा, कोई मामूली, और यही उसकी ताकत थी। अनन्या जानती थी कि इस पल के बाद जो भी होगा वह वापस नहीं लौट पाएगी। राघव प्रताप उस रात अपनी सबसे बड़ी गलती करने वाला था, क्योंकि वह वही करने जा रहा था जो वह हमेशा करता आया था, बिना यह जाने कि इस बार सामने जो खड़ी है वह सिर्फ एक दुल्हन नहीं, उस चुप्पी की सीमा है जिसे आज टूटना ही था। रात जैसे थाने की दीवारों में जम गई थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन कमरे के भीतर समय खिंचकर एक भारी बोझ बन चुका था। अनन्या अब पूरी तरह उस भूमिका में डूबी हुई थी जिसे उसने खुद चुना था। एक ऐसी औरत की भूमिका जिसके पास सवाल नहीं होते, सिर्फ डर होता है। कमरे की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। घूंघट के भीतर से पसीने की हल्की बूंदें गर्दन तक सरक रही थीं, और हर सांस के साथ दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को बेचैन था। बाहर पंखे की चरमराहट लगातार कानों में गूंज रही थी, मानो हर घुमाव के साथ यह याद दिला रही हो कि यहां जो हो रहा है वह किसी नियम से नहीं, आदत से चल रहा है। राघव प्रताप उसके सामने खड़ा था, न बहुत करीब न बहुत दूर, बस उतना कि उसकी मौजूदगी महसूस कराई जा सके। उसकी आवाज अब और धीमी हो चुकी थी, वह आवाज जो भरोसे का भ्रम पैदा करती है और भीतर ही भीतर हदें मिटाती जाती है। डरो मत, उसने कहा, जैसे डर कोई बटन हो जिसे वह खुद बंद कर सकता हो। अनन्या ने सिर झुकाए रखा। उसने जानबूझकर अपनी उंगलियों को चूड़ियों पर कस लिया ताकि हल्की सी खनक कमरे में गूंजे, वही खनक जिसे राघव कमजोरी समझता था। उसके भीतर डर सच था, अभिनय नहीं। यह डर इसलिए नहीं था कि सामने कौन खड़ा है, बल्कि इसीलिए कि वह अब समझ पा रही थी कि मीना, कविता और पूजा जैसी औरतें हर बार यहां क्या महसूस करती होंगी। उनके पास बाहर निकलने का कोई इशारा नहीं होता था, कोई टीम नहीं होती थी, कोई तय संकेत नहीं होता था। उनके लिए हर पल अंतिम पल हो सकता था। यही सोच अनन्या की सांसों को और भारी कर रही थी। राघव ने कुर्सी खींची और बैठ गया, जैसे बातचीत अब लंबी चलेगी। देखो, उसने कहा, थाने में हर बात लिखी नहीं जाती, कुछ बातें समझदारी से निपटाई जाती हैं। यह वही वाक्य था जो उसने दर्जनों बार दोहराया था, हर बार किसी औरत की उम्मीद को कुचलने के लिए। अनन्या ने बहुत धीमे से कहा, मैं समझती हूं, बस मेरी बदनामी न हो। बदनामी, यह शब्द राघव के लिए दरवाजा खोलने जैसा था। उसने आगे झुककर कहा, तो फिर मेरी बात मानो, यहां सब मेरे हाथ में है। कमरे में सिगरेट और पुराने कागजों की गंध और गहरी हो गई। बाहर कहीं किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आई, फिर सब फिर से शांत। यह शांति अनन्या के लिए सबसे डरावनी थी। शोर होता तो शायद कोई सुन लेता, लेकिन यहां शांति ही ढाल थी। उसने महसूस किया कि उसके पैर हल्के हल्के सुन्न हो रहे हैं,
जैसे शरीर खुद को बचाने के लिए संवेदनाएं बंद कर रहा हो। यह वही स्थिति थी जिसमें कई औरतें जम जाती हैं, न भाग पाती हैं, न चिल्ला पाती हैं। राघव ने इसे उसकी सहमति समझा। उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ा हो गया। अंदर वाले कमरे में चलो, उसने कहा। यहां सब देख लेते हैं। यह वह पल था जहां अनन्या की योजना और उसका डर आमने सामने खड़े थे। अगर वह अभी कुछ करती तो सब खत्म हो सकता था, सबूत अधूरा, सच आधा। उसने खुद को रोका। उसने एक कदम पीछे लिया, इतना कि दूरी बनी रहे, और धीमी आवाज में कहा, साहब, थोड़ा समय दीजिए, मैं घबराई हुई हूं। राघव ने हंसकर कहा, घबराहट तो नई दुल्हनों में होती है। उसके लिए यह सब सामान्य था। यही सामान्य होना सबसे खतरनाक था। बाहर थाने के बरामदे में कांस्टेबल रामू कुर्सी पर सीधा बैठ गया था। उसे अंदर से आ रही आवाजों में कुछ अलग लग रहा था, लेकिन सालों की आदत ने उसके हाथ बांध रखे थे। उसने सोचा, यह मेरा मामला नहीं है। यही सोच हर उस इंसान की थी जिसने कभी गलत को होते देखा और चुप रहा। अनन्या के भीतर एक अजीब सा दोहरापन चल रहा था। एक तरफ वह डीएम थी जिसे आदेश देने की आदत थी। दूसरी तरफ वह वही औरत थी जिसे समाज ने सिखाया था कि ज्यादा बोलोगी तो मुश्किल बढ़ेगी। उसने पहली बार महसूस किया कि सत्ता बाहर से जितनी मजबूत लगती है, भीतर उतनी ही नाजुक हो जाती है जब शरीर खतरे में हो। उसके गले में सूखापन बढ़ गया। उसने पानी मांगने के बहाने थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की। राघव ने मेज की तरफ इशारा किया। वहां है। उसने पानी का गिलास उठाया, हाथ कांप रहा था, और कुछ बूंदें फर्श पर गिर गईं। राघव की नजरें उसी कांप पर टिकी थीं। उसे लग रहा था कि यह औरत टूट रही है, और यही उसे और बेपरवाह बना रहा था। अनन्या ने गिलास नीचे रखा और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि डर के साथ साथ उसके भीतर एक गुस्सा भी उभर रहा है। एक ऐसा गुस्सा जो आवाज नहीं, धैर्य मांगता है। उसे याद आया कि कविता ने कहा था, मैडम, उस वक्त मुझे लगा अगर मैं कुछ बोलूंगी तो सब खत्म हो जाएगा। यही वह वक्त था। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। राघव ने फिर से दरवाजे की तरफ देखा, और इस बार उसे पूरी तरह बंद कर दिया। बाहर की दुनिया जैसे कट गई। अनन्या का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने चेहरे पर वही मजबूरी बनाए रखी। उसने जान लिया कि यह अध्याय सबसे लंबा है। यह वह जगह है जहां कहानी रुकती नहीं, घिसटती है। यही वह हिस्सा है जिसे कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन यही सच है। मिनटों तक कोई नहीं बोला। सिर्फ सांसों की आवाज थी, पंखे की चरमराहट थी, और उस कमरे में जमा हुआ डर था। राघव को लगा कि सब उसके नियंत्रण में है। अनन्या को लगा कि अगर वह अभी भी खड़ी है तो सिर्फ इसीलिए कि सैकड़ों औरतों की चुप्पी उसके पीछे खड़ी है। यही सोच उसे टूटने से बचा रही थी। उसने तय कर लिया कि वह इस डर को झेलेगी, क्योंकि अगर वह पीछे हटी तो यह डर फिर किसी और के हिस्से आएगा। यह अध्याय किसी जीत का नहीं था, किसी खुलासे का नहीं था। यह अध्याय था सहने का, उस सहने का जिसे समाज अक्सर कमजोरी समझ लेता है, जबकि असल में वही सबसे भारी ताकत होती है। और इसी सहनशीलता के बीच, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, उस कमरे में वह सीमा आ रही थी जहां से आगे राघव प्रताप की आदत और अनन्या चौहान का धैर्य एक साथ नहीं चल सकते थे। कमरे की हवा अचानक जैसे फटने को तैयार हो गई थी। वह पल जो अब तक खींचता चला आ रहा था, अब और आगे नहीं बढ़ सकता था। अनन्या को महसूस हुआ कि शरीर थक चुका है, लेकिन भीतर कहीं एक सख्त रेखा खिंच गई है। एक ऐसी रेखा जिसके पार अब सहना नहीं, सिर्फ सच रह जाता है। राघव प्रताप को यह सब अब भी एक जाना पहचाना खेल लग रहा था। उसे यकीन था कि सामने खड़ी औरत टूट चुकी है, कि डर ने अपना काम कर दिया है। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। उसने एक कदम और बढ़ाया, आवाज में वही पुरानी घिनौनी नरमी घोलते हुए कहा, देखो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। उसी क्षण अनन्या ने बहुत धीरे से, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ घूंघट ऊपर उठा दिया। कमरे की पीली रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वह चेहरा जो अब डर में नहीं, संकल्प में ढला हुआ था। राघव की आंखें एक सेकंड के लिए खाली हो गईं,
जैसे दिमाग ने देखा हुआ स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। फिर उसकी सांस अटक गई। सामने खड़ी औरत कोई आम दुल्हन नहीं थी। वह चेहरा अखबारों में छपता था, मीटिंगों में सामने बैठता था, आदेशों में हस्ताक्षर करता था। मैं। राघव के होंठ हिले। आप? अनन्या की आवाज अब बिल्कुल साफ थी, बिना किसी कंपकंपी के। मैं अनन्या चौहान हूं, जिला मजिस्ट्रेट। शब्द कमरे में गूंजे नहीं, लेकिन राघव के भीतर कुछ जोर से टूट गया। वह एक कदम पीछे हटा, जैसे जमीन खिसक गई हो। मैडम, यह यह कोई गलतफहमी है, उसने हड़बड़ाकर कहा। आप समझ नहीं रहीं। अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। गलतफहमी नहीं, उसने कहा। आदत। यह शब्द किसी थप्पड़ की तरह पड़ा। उसने आगे कहा, वही आदत जो तुम हर बार दोहराते हो, वही आदत जिसकी वजह से औरतें यहां से रोती हुई निकलती हैं। राघव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ डर था। वह डर जो उसने सालों तक दूसरों में भरा था। उसने हाथ जोड़ दिए, आवाज बदल गई। मैडम, मुझसे गलती हो गई। आप चाहें तो। अनन्या की आंखों में कठोरता थी, लेकिन उसमें किसी तरह की क्रूरता नहीं थी। यह गलती नहीं, उसने कहा। यह वह सच है जिसे आज यहीं खत्म होना है। उसने दरवाजे की तरफ देखा और तय संकेत दिया। अगले ही पल दरवाजा खुला। बाहर खड़े अफसर अंदर आए, शांत, तैयार, बिना किसी नारे या शोर के। कैमरा ऑन हुआ। हर शब्द, हर हाव भाव दर्ज होने लगा। राघव ने घबराकर कहा, मैडम, मेरी इज्जत, मेरा करियर। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। इज्जत तब होती है जब आदमी दूसरों की इज्जत बचाए। तुमने उसे बहुत पहले खो दिया। कमरे में अब राघव अकेला नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके कंधों से वर्दी का भार जैसे उतरने लगा। बाहर थाने के बरामदे में हलचल मच गई। कुछ कांस्टेबल शर्म से नजरें झुकाए खड़े थे, कुछ पहली बार राहत की सांस ले रहे थे। खबर फैलने में देर नहीं लगी। जिन औरतों ने कभी इस थाने की देहरी पार की थी, वे धीरे धीरे बाहर इकट्ठा होने लगीं। मीना, कविता, पूजा। उनके चेहरे पर डर अब भी था, लेकिन उसके पीछे एक नई चीज चमक रही थी, हिम्मत। जब राघव को बाहर लाया गया तो उसने नजर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। वही आदमी जो कभी इसी जगह अकड़कर चलता था, आज उसी फर्श पर बोझ बन चुका था। अनन्या बाहर आई। उसने किसी विजय का ऐलान नहीं किया, कोई भाषण नहीं दिया। वह बस उन औरतों के सामने खड़ी हुई और कहा, यह आज का अंत नहीं है, यह शुरुआत है। उस एक वाक्य में सालों का बोझ हल्का हो गया। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह उस हमेशा का अंत था जिसे राघव जैसे लोग अपनी ताकत समझते थे। थाने की दीवारें अब भी वही थीं, पंखा अब भी चरमराता था, लेकिन उस कमरे में जमा हुआ डर टूट चुका था। और जब रात आखिरकार खत्म होने लगी, तो शिवपुर थाने में पहली बार ऐसा लगा कि यहां सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ भी मौजूद है। सुबह की रोशनी जब शिवपुर थाने के आंगन में उतरी, तो वह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। रात भर जो कुछ हुआ था, उसका बोझ दीवारों पर, फर्श पर और उन चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था जो अब बिना डर के एक दूसरे को देख पा रहे थे। राघव प्रताप को अलग कमरे में बैठाया गया था। वही कमरा जहां कभी वह कुर्सी पर पसरकर दूसरों की किस्मत तौला करता था। अब उसकी पीठ सीधी नहीं थी, नजरें नीचे थीं और आवाज में वह भरोसा गायब था जो उसे सालों से ताकत देता आया था। अनन्या चौहान ने फाइलें खुलवाईं। औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस बार यह सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थी। यह उस आदत का हिसाब था जो बहुत समय से बिना सवाल के चलती आ रही थी। पूछताछ शुरू हुई तो राघव ने पहले टालने की कोशिश की, फिर बहाने बनाए और आखिर में चुप हो गया। चुप्पी वही थी, फर्क बस इतना था कि अब वह उसकी ढाल नहीं, उसका बोझ बन चुकी थी। उसी दिन दोपहर तक निलंबन का आदेश जारी हो गया। खबर बाहर निकली तो शहर में जैसे हलचल दौड़ गई। लोग हैरान थे, कुछ खुश, कुछ अविश्वासी। कईयों को लगा कि यह भी कुछ दिनों की बात होगी, सब फिर पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इस बार चीजें पहले जैसी नहीं थीं। अदालत में मामला पहुंचा तो मीना, कविता और पूजा जैसे नाम पहली बार खुलकर बोले गए।
गवाही देते वक्त उनकी आवाज कांपी, लेकिन वे रुकी नहीं। हर शब्द के साथ उनका डर थोड़ा थोड़ा टूटता गया। जज ने टिप्पणी की कि वर्दी का मतलब सुरक्षा है, शोषण नहीं, और यह टिप्पणी सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रही, वह पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी बन गई। अनन्या चौहान के लिए यह जीत का पल नहीं था। वह जानती थी कि एक आदमी को हटाने से आदतें नहीं मरतीं, लेकिन एक मिसाल कई दरवाजे खोल सकती है। उसने उसी हफ्ते थानों में महिला सहायता डेस्क मजबूत करने के आदेश दिए, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बदली, और यह साफ कहा कि अब किसी भी महिला को अकेले बंद कमरे में नहीं बुलाया जाएगा। ये बदलाव कागजों में छोटे थे, लेकिन जिंदगियों में बड़े। मीना ने पहली बार अपने पति के खिलाफ केस आगे बढ़ाया। कविता ने अपने बच्चों के सामने सिर उठाकर कहा कि चुप रहना अब विकल्प नहीं है। पूजा ने नौकरी बदलने का फैसला किया और खुद से वादा किया कि वह फिर कभी डर को अपनी आवाज नहीं बनने देगी। शहर में धीरे धीरे बातें फैलने लगीं कि अगर एक औरत बोलती है तो वह अकेली नहीं रहती। अनन्या शाम को ऑफिस से निकली तो आसमान साफ था। उसे लगा जैसे शहर की रोशनी अब थोड़ी अलग चमक रही है। उसने मन ही मन सोचा कि यह कहानी किसी एक थाने या एक दरोगा की नहीं थी। यह हर उस जगह की कहानी थी जहां डर को सामान्य मान लिया जाता है। और डर तभी टूटता है जब कोई एक कदम आगे बढ़ता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल अंत तब होगा जब कोई भी महिला किसी अन्याय के सामने चुप न रहे। अगर आपको यह कहानी छू गई हो, अगर आपको लगता है कि ऐसी आवाजें औरों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को साझा कीजिए, अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही कहानियां हम मिलकर सामने ला सकें। याद रखिए, चुप्पी सबसे बड़ा सहायक होती है गलत का, और आवाज सबसे बड़ा हथियार सच का।